हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल जो कि कथन निष्कर्ष को कवर करने वाले हैं, क्योंकि कथन निष्कर्ष का वेटेज सबसे अधिक आ रहा है रीजनिंग में। तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए डिटेल से कि किस प्रकार से क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा आप सभी, ताकि वहाँ पेपर में मैनेज कर पाएँ आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर निष्कर्ष पे चर्चा करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। क्लियर है। डॉक्टर का कहना है कि सुबह का योग भाष्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, मान लिए डॉक्टर का कहना यह है कि सुबह का योग भाष्य जो है वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसका भी कहना हम मान लेते हैं। फिर आगे देखते हैं हम निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है। कथन तो देख चुके हैं, पर निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलता है। निष्कर्ष कहता है कि सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष जो है कि फ्रेंड वो क्या है, सत्य है, यानी कि कथन के अनुसार यह फॉलो किया जा रहा है। दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, तो थोड़ा सा यहां गौर कीजिएगा आप सभी। तो यहां पे क्या होने वाला है, दोनों निष्कर्ष बिल्कुल गलत होने वाला है। क्यों गलत होने वाला है, सबसे पहले ये गौर कीजिएगा आप सभी। ये दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, फर्स्ट और सेकेंड। क्यों होगा, क्योंकि साफ कहा गया है कथन में कि डॉक्टर का कहना है कि सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। तो ये भी हम भी मानते हैं कि सुबह का योगाभ्यास करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर निष्कर्ष में क्या कहा दिया गया है, सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र साधन है। तो ये एकमात्र साधन जो आया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका चर्चा कथन में कहीं नहीं किया गया है। और ये हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य के लिए एकमात्र साधन है। स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा साधन है, एकमात्र साधन हम क्यों माने। तो ये क्या हो जाएगा, आपका निष्कर्ष गलत होने वाला है। ध्यान रखिएगा आप सभी, एकमात्र तरीका या एकमात्र साधन नहीं है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बहुत सारा साधन है। उसके बाद देखिए कथन नंबर दूसरा क्यों गलत है, तो यहां ध्यान दीजिएगा आप सभी। कथन नंबर दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहां कहा गया कि शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कि कथन में बिल्कुल नहीं बताया गया। इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है कि शाम के समय में योगाभ्यास करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये ऐसे सबसे पहले गलत हो गया। यहाँ कन्फ्यूजन था तो यहाँ भी गलत हो गया, क्योंकि एकमात्र तरीका ये नहीं है कि सुबह का ही समय स्वास्थ्य के लिए सही होता है या अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा तरीका है जिससे आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ये समझ चुके होंगे। थोड़ा सा अब ये समझ लीजिए आप सभी, अगर एग्जाम पेपर में दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 ये दोनों अगर गलत हो जाए, तब आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में आपको समझा देते हैं। तो यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन ए रहे तो उसमें केवल निष्कर्ष 1 निकलेगा, यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी कि अगर आपका एक निष्कर्ष सही हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए को, या जहां आपको केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है उसे टिक करेंगे। अगर दूसरा नंबर निष्कर्ष सही हो रहा है तो दूसरा को टिक करेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिया रहेगा। क्लियर है। यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकल रहा है, तब क्या करेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकल रहा है, तब आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। जैसे कि अभी मेरे केस में देखिए आप सभी कि इसमें दोनों क्या है, निष्कर्ष गलत है, तो इसमें हम सभी ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। इस प्रकार से अगर दोनों निष्कर्ष सही हो जाता, पहला और दूसरा, तब हम क्या करते, ऑप्शन नंबर डी को टिक करते, क्योंकि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकल रहा है, दोनों अनुसरण कर रहा है। तो यह चीज पे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कथन देखिए क्या कह रहा है, कपिल ने मुनि टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। ठीक है। कथन का कहना क्या था कि कपिल ने
मुनि टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, मान लिए ये एंकर पुरस्कार जीता हुआ है। आगे देखिए निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है। निष्कर्ष पे आप सभी फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि साफ यहां कहा दिया गया है कि कपिल ने मुनि टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। जब तक कपिल एक समाचार एंकर नहीं है तो उसे पुरस्कार मिला कैसे? तो यह साफ साबित होता है कि कपिल क्या है, एक टीवी समाचार एंकर है। यानी कि निष्कर्ष एक क्या है, बिल्कुल सत्य है कथन के अनुसार। अब निष्कर्ष 2 को देखते हैं हम सभी। निष्कर्ष 2 देखिए क्या कह रहा है। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि दूसरी बार जीता है, पर अगर कथन में देखिएगा आप सभी तो ये कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि कपिल ने लगातार दूसरी बार ये पुरस्कार जीता है, कहीं पर इसकी चर्चा नहीं हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल निष्कर्ष गलती होने वाला है। पर यहां क्या बताया गया आपको कि कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है, किसने? कपिल ने। पर यह कहीं पर चर्चा नहीं किया गया कि लगातार ये दूसरी बार जीता है। तो ये दूसरी बार यहां लग के क्या हो गया, ये निष्कर्ष क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जबकि निष्कर्ष ए इसका सही होगा, एक सही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए टिक होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्लियर है 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न निश्चित है कि पूछेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। कथन देखिए क्या दिया हुआ है। राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। ठीक है, मान लिए कि राम और श्याम है जो कि हमेशा उसको वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या कहना चाह रहे हैं। निष्कर्ष को देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है। देखिए पहला निष्कर्ष है कि राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। अब देखिए यह निष्कर्ष क्या होने वाला है, गलती होने वाला है। क्यों गलती होने वाला है, यह चीज पे आपसे फोकस कीजिएगा। देखिए क्या कहा गया था कथन में कि राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा स्थान मिलता है, पर यह जिक्र नहीं किया गया है कि राम को पहला स्थान मिलता है या श्याम को पहला स्थान मिलता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है कथन में। तो यहां पर निष्कर्ष में क्या कर दिया गया है कि राम को हमेशा पहला रंक मिलता है और जबकि श्याम को दूसरा रंक मिलता है। तो यह चीज क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कथन के अनुसार निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। कथन में कहा गया कि राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा मिलता है। कभी राम को पहला मिलता है तो कभी श्याम को पहला रैंक प्राप्त होता है। तो यह निष्कर्ष आपका सारा सर गलत हो गया, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि यहां पर पहली और दूसरी रैंक की बात किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं हम सभी निष्कर्ष नंबर 2 को। निष्कर्ष नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत ही कठिन है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ये हौड़-दौड़ लगा हुआ है दोनों के बीच में कि वर्ग में क्या होता है, कभी आगे रहता है राम, कभी पीछे रहता है राम, कभी आगे रहता है श्याम, कभी पीछे रहता है श्याम। तो ये कहना चाह रहा है निष्कर्ष नंबर 2 कि राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत ही कठिन है, यानी कि एक दूसरे को हरा नहीं सकता है कोई। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कथन के अनुसार में थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल आप समझ जाइएगा, माइंड थोड़ा सा लगाइएगा तो आप सभी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कथन देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कथन को पढ़ लेते हैं, कथन क्या कहना क्या चाह रहा है आखिर। सितारों के लिए लक्ष्य रखेंगे तब आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। कभी ये कहावत भी आप सुने होंगे कि लक्ष्य अगर बड़ा रखिएगा तब आप कम से कम छोटा लक्ष्य को प्राप्त कर पाइएगा। अगर आप यूपीएससी का लक्ष्य रखते हैं तो पीसीएस आपको जरूर मिलेगा। तो ये एक क्या है, कहावत है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है इसका। उसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है। पहला निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है कि लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद निष्कर्ष नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। ये दोनों निष्कर्ष जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी,
क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो कथन आपको दिया गया है, क्या कहा गया कि सितारों के लिए लक्ष्य रखेंगे तब आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, कहावत है, और कहावत का वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो आप लक्ष्य रखे हुए हैं वो लक्ष्य को आप पूरा कीजिएगा या उससे छोटे लक्ष्य को आप पूरा कीजिएगा। ये एक कहावत है, प्रॉपर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो कि फ्रेंड निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक कहावत है, वास्तविकता से कोई भी संबंध इसका नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि सितारा क्या होता है, चंद्रमा से बड़े होते हैं। सितारे क्या होते हैं, चंद्रमा से बड़े होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और 2 नंबर क्या है, खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविकता से कोई भी संबंध इसका नहीं है, क्योंकि ये एक कहावत है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर ये लक्ष्य पूरा होगा ही होगा, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कथन दिया हुआ है। सबसे पहले कथन को पढ़िए, कथन क्या कहना चाह रहा है। कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। जैसे कि भारत चावल सबसे अधिक उगाता है या उपजाता है, गेहूं सबसे अधिक उपजाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चावल अगर वो उपजा रहा है तो उसके अलावा और कोई भी चीज़ का आवश्यकता नहीं पड़ता होगा। जैसे अगर प्याज की कमी होता होगा या दलहन की कमी होता होगा तो जरूर वो क्या है, दूसरे देश से अपने देश में मंगवाता होगा। तो यही कथन का कहना है कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, कथन का कहना है। निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है ये देख लेते हैं हम सभी। निष्कर्ष को थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाइएगा। पहला निष्कर्ष देखिए क्या कहना चाह रहा है कि उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना क्या है, असंभव है। यानी कि हर चीज का एक देश उत्पादन नहीं कर सकता है। अगर कोई भी चीज का अपने देश में प्रॉपर उत्पादन कर लेता है, मानते हैं कि अगर चावल का उत्पादन प्रॉपर करके अपना देशवासियों का काम चला रहा है, यानी कि उतना उत्पादन कर लेता है कि पूरा देश उससे काम चल जाता है, पूरा देश का उससे काम चल जाता है। पर बहुत सारा ऐसा सामान है कि जो कि बाहर देश से उसे मंगवाना पड़ता है। तो कथन के अनुसार ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि कथन के अनुसार निष्कर्ष भी कह रहा है कि उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना क्या है, असंभव है। जो कि यहाँ पे कथन में बताया गया है कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है। तो वही भी निष्कर्ष यहाँ कहना चाह रहा है। जिनके देशों की आवश्यकता होती है वो असंभव है। ध्यान रखिएगा आप सभी, हर चीज का पूर्ति नहीं कर सकता है एक देश। किसी ना किसी देश से किसी ना किसी चीज का जरूरी आपको पड़ेगा ही पड़ेगा और वो आपको मंगवाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए निष्कर्ष 2 क्या कहना चाह रहा है कि आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। यह कथन से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा कहीं पर कथन में नहीं किया गया है। तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि तो यह कथन में कहीं नहीं बताया गया है कि आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं, कहीं जिक्र किया गया है, नहीं किया गया है। तो यह सबसे पहले ही गलत हो जाएगा। आपको निष्कर्ष पढ़ते ही इसे हटा के रख देना है। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहना चाह रहा है। कथन है कि आजकल वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। ठीक है, मान रहे कि आजकल वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है आप सभी को ये भी बताओगे, पर निष्कर्ष देखते हैं क्या कहना चाह रहा है निष्कर्ष। उसी के अनुसार हम क्वेश्चन पे फिर डील करेंगे, कथन पे डील करेंगे। सभी वस्तुएं दुर्लभ होती जा रही है। ठीक, लोग वस्तुएं नहीं खा सकते हैं। अब देखिए जो कथन कहा गया उसके अनुसार निष्कर्ष नहीं है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है निष्कर्ष को। कथन का कहना है कि आजकल वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, पर यह बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है कि सभी वस्तुएं दुर्लभ हो रही है या लोग वस्तुएं नहीं खा पा रही है। तो हम सभी जानते हैं कि आजकल वस्तु की कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या है। क्योंकि जिस हिसाब से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, मानते हैं कि जिस हिसाब से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मानते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि पर साल 1 लाख की हो रही है और उत्पादन में वृद्धि मात्र में 10,000 की हो रही है। तो वह वस्तु का क्या होगा, डिमांड होगा। डिमांड होगा तो कीमतें क्या होगा, बढ़ेगा, निश्चित है। तो यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा कथन के अनुसार में। तो याद रखिएगा आजकल वस्तु की कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या।
क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है उस प्रकार से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। कथन दिया हुआ है, सबसे पहले कथन को पढ़ लेते हैं कि घर पर उगाई गई फल और सब्जियां आयातित फल और सब्जियों का उपभोग करने की तुलना में स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छी है। ध्यान रखिएगा, आयातित मतलब होता है कृत्रिम तरीके से उगाई गई सब्जी और घर में उगाई गई सब्जी, यानी कि कृत्रिम तरीके से जो उगाई गई सब्जी है और घर में जो उगाई गई सब्जी है उसके अपेक्षा क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है जो घर में सब्जी उगाई गई है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिनका रख रखाव कृत्रिम परिस्थितियों का उपयोग करके फ्रेश दिखाई देने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसमें, कृत्रिम तरीके से जो सब्जी को उगाई जाती है, यानी कि आयातित तरीके से जो फल सब्जी को उगाई जाती है उसमें क्या करता है, रख रखाव के लिए कृत्रिम परिस्थिति का उपयोग करके फ्रेश दिखाई देने के लिए रखी जाती है। तो यह कथन का कहना था। अब निष्कर्ष का कहना क्या है, यह चीज पे गौर करते हैं हम सभी। निष्कर्ष का कहना है कि आयातित सब्जियां कृत्रिम स्थितियों के तहत बनाए रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि कथन के अनुसार ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि यहां देख लीजिए आप सभी, रख रखाव के लिए कृत्रिम परिस्थितियों का उपयोग करके फ्रेश दिखाई देने के लिए किया जाता है आयातित सब्जियों का। तो यहां भी निष्कर्ष में कहा गया है कि आयातित सब्जियां जो है फ्रेंड वो कृत्रिम स्थितियों के तहत बनाई रखी जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कृत्रिम स्थितियों के तहत बनाई रखी जाती है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल सत्य होगा क्योंकि कथन के अनुसार बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिएगा कथन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है कि घर पर उगाई गई फल और सब्जियां आमतौर पर क्या होती है, ताजी होती है। तो अब देखिए कथन के अनुसार ये भी बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है, ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी, क्योंकि यहां साफ कह दिया गया था कि घर पर उगाई गई फल और सब्जियां क्या है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि फ्रेंड घर में उगाई जाने वाली सब्जियां यानी कि फल और सब्जी जो है वो जैविक खाद से तैयार किया जाता है, जैसे कि गोबर हो गया, गोबर का खाद हो गया, या जो घर में खाद होता है वो खाद डाल के इस सब्जी का उपजाऊ किया जाता है, जिसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि जो घर में सब्जी उगाया जाता है उसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए सही मानी जाती है। और जो कृत्रिम विधि से उगाई जाती है, संरक्षित की जाती है, इन सब्जियों में पोषक की कमी होती है जो कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो ये भी कहना इसका बिल्कुल सही था। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। घर पर उगाई गई फल और सब्जियां आमतौर पर ताजी होती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, अच्छी मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, डी राइट आंसर होता। ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का कथन क्या कहना चाह रहा है, ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। कथन कहना चाह रहा है कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये कथन के अनुसार कहना है। फिर से एक बार कथन को पढ़ रहे हैं, एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। ये कथन का कहना था। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या कहना चाहता है। ठीक है, निष्कर्ष का क्या कहना है, पहला निष्कर्ष देखिए आप सभी कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। तो इसमें जो निष्कर्ष सही होने वाला है, निष्कर्ष नंबर 2 सही होगा। क्यों सही होगा, ये चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा, और ये क्यों गलत होगा, ये चीज पे आप गौर कीजिएगा। तो फिर से कथन की तरफ चलते हैं। तो यहां साफ बता दिया गया था कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, यह कथन में कह दिया गया था क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। यह क्या है, जो एक लंबे समय से विवाद चल रहा है, यह पेचीदा विवाद है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो उसी हिसाब से जो यह निष्कर्ष कहा गया था, निष्कर्ष नंबर 2 में
सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदे विवादों को संभालने में काफी सक्षम है, क्योंकि इसके बारे में साफ साफ चर्चा कर दिया गया था कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, जो कि निष्कर्ष नंबर 2 में साफ साफ बताया गया है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदे विवादों को संभालने में क्या होते हैं, काफी सक्षम होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी ये चीज को समझ चुके होंगे। तो यहाँ क्या कहा गया कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया था कथन में कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं, क्योंकि ये कहा गया कि एक लंबे और पेचीदा विवाद जो है कि ये बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। जो विवाद है वो होता है बातूनी और बोरिंग होता है, ना कि बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है। कथन देखिए क्या कह रहा है कि अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। यह कथन का कहना था। अब निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है, ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष नंबर 2 देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि अनेक भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। यानी कि कथन के अनुसार जो है कि फ्रेंड निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा। क्यों सही होगा, ये चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा कथन पे फिर से ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। क्योंकि यहां साफ साफ कह दिया गया था कथन में कि अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, ठीक है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से निष्कर्ष 1 में कहा गया है कि अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। यह चीज पे गौर कीजिएगा, क्योंकि दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि विज्ञान की सहायता से ही दुनिया के लोगों ने भारत के महान विरासत को जाना है। अतः निष्कर्ष 1 इसका क्या होगा, सही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब निष्कर्ष 2 क्यों गलत है, यह चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। अनेक भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है, यह बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यह कहना सही था कि अनेक भारतीय मानते हैं कि वैज्ञानिक ने भारतीय विरासत को महान बनाया है, यह बिल्कुल सत्य होगा। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि अनेक भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास एक महान वैज्ञानिक विरासत है। ये कहां पे आपको दिखाई दिया, ये कथन में कहीं चर्चा किया गया है कि भारत के पास एक महान वैज्ञानिक विरासत है, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं किया गया है। क्योंकि ये कहना है कथन का कि अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। विज्ञान को शामिल करने का मतलब क्या है कि विज्ञान के द्वारा पूरे विश्व के आदमी ने भारतीय विरासत को देखा, समझा या जाना। ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। तो जो कि इसका निष्कर्ष 1 बिल्कुल सही निकल रहा है कि अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। महान कैसे बनाएगा, जो भारत का चीज है भारत में रहकर ही महान नहीं बनता है। जब तक अलग अलग कंट्री का आदमी उसे नहीं देखेगा, नहीं जानेगा, उसकी विशेषता के बारे में नहीं जानेगा, जब तक उसका चर्चा ही नहीं होगा तब तक वो महान नहीं बन सकता है। यह चीज पे गौर कीजिएगा। अगर आप ही को महान बनना है तो आप घर भर में महान नहीं बन सकते हैं। जब तक आपको पूरा देश नहीं जानेगा, पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड नहीं जानेगा, तब तक आप महान व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम क्यों महान था, इसके पीछे कोई राज था। पूरा देश उसे जानता था, पूरा वर्ल्ड उसे जानता था मिसाइल मैन के नाम से, तो वो महान था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो निष्कर्ष नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी कि अनेक भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि भारत के पास एक महान वैज्ञानिक विरासत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। कथन देखिए क्या कहना चाह रहा है कि नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए क्या कहना चाह रहा है। निष्कर्ष पहला यह कहना चाह रहा है कि सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष 2 क्या कहना चाह रहा है कि नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी।
तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ क्या कहा गया है कथन में कि नेता मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है निष्कर्ष 1 में कि सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ये हम नहीं कह सकते हैं कि सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं। हो सकता है सभी मनुष्य नेता भी हो सकता है, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि सभी मनुष्य नेता नहीं होता है। कुछ मनुष्य नेता भी होता है और कुछ मनुष्य नेता नहीं भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा कथन के अनुसार बिल्कुल गलत हो जाएगा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष 2 देखिए, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि नेता एक मनुष्य है और जो कि बताया गया है यहाँ पे कि मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 क्या होने वाला है? बिल्कुल सत्य होने वाला है, क्योंकि नेता क्या है? एक मनुष्य है और मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ये प्रॉपर समझ चुके होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है, केवल निष्कर्ष 2 को अनुसरण कर रहा है। तो निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी मनुष्य नेता नहीं होता है। ये बिल्कुल हम नहीं कर सकते, ये डील हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा कथन में नहीं किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हो सकता है सभी मनुष्य नेता हो, तो ये भी हो सकता है। अगर ये कहा देता है यहाँ पे कथन में कि सभी मनुष्य नेता नहीं होता है और जो मनुष्य होता है वो विश्राम करता है, तब ये निष्कर्ष क्या होता है? बिल्कुल सत्य होता। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ये सारा चीज को समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में हम सभी कथन और निष्कर्ष को कवर कर चुके हैं, जो कि इससे 1 से 2 सवाल पेपर में पूछा जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो मिलते हैं। जय हिंद, बंदे ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।